हेलो डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं विज्ञान का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु की संरचना। तो इस वीडियो में आपको नोट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं ग्रीन बोर्ड पे ही समझाता हूँ। तो यह भाग 1 है। तो परमाणु एवं अणु का परिचय वाला भी वीडियो बना दिया गया है, और इससे पहले अध्याय 2 का कंप्लीट वीडियो और अध्याय 3 का कंप्लीट वीडियो बना दिया गया है, और भी अन्य विषय जैसे भूगोल का, ठीक है, यानी कि टोटल मिला जुला करके सामाजिक विज्ञान का भी। तो वह सभी वीडियो का एक प्ले लिस्ट बना दिया गया, मीन्स सभी वीडियो एक साथ चल जाएंगे। तो वह सभी वीडियो ना आपको ऊपर आई बटन में या फिर उन सभी वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। अध्याय शुरू होने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जैसा कि यह भाग 1 है और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं वह तो आपको पता चल ही जाएगा, और इसका पूरा प्लान क्या है, मतलब अध्याय 4 जो है अध्याय 4 परमाणु की संरचना, यह किस प्रकार से कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर देखो भाग 2, तो यह भाग 1 है, और भाग 2 जो आएगा उसमें हम विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, ठीक है। संयोजकता और न्यूट्रॉन वाला टॉपिक छूट जाएगा, तो न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसमें संयोजकता और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे भाग 2 में, ठीक है। और अलग अलग कक्षों में इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे होता है। भाग 3 में हम पढ़ेंगे सारणी 1.4। सारणी 1.4 जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या और द्रव्यमान और संयोजकता ये सब दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणु के संयोजन। तो इसको ना याद करने के एक ट्रिक दूंगा, बहुत आसान सा, सो आप इसे बहुत इजीली याद कर सकते हो। तो जब तक आपको ये सारणी 4.1 यानी कि भिन्न शैलों में इलेक्ट्रॉन के वितरण के साथ पहले 18 तत्वों के परमाणु का संयोजन याद नहीं होगा ना, तब तक आप संयोजकता नहीं निकाल सकते हो। और संयोजकता जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। सो परमाणु संरचना के भाग 4 में हम परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या और समस्थानिक और संभारिक के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग 5 में हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। अभ्यास के प्रश्न उत्तर भाग 4 में सॉल्व करेंगे। तो चलिए, अब वैसे ही टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पदार्थों में आवेशित कण, तो आप सबका कमेंट आता है, मैसेज आता है कि आप किताब से पढ़ाए, तो एक प्रकार से मैं किताब से ही पढ़ाता हूँ, तो इसी के लिए मैं आपसे टॉपिक ले लेता हूँ, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक है कि पदार्थों में आवेशित कण। तो जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे टॉमसन ने, ठीक है। आप टॉमसन बोल सकते हो, लेकिन आपको पूरा नाम लिखना है, जे टॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज कैथोड किरण की सहायता से की गई थी। इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज की गई थी कैथोड किरण की सहायता से। इलेक्ट्रॉन को ई की घात ऋण से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन की ई की घात घटा से दर्शाया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल होता है, मतलब इसे दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य और आवेश घटा 1 माना जाता है। आप इसे ऋण 1 बोलेंगे साइंस की भाषा में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है नगण्य, यानी कि बहुत ही कम माना जाता है, बहुत ही कम, और इसका आवेश जो होता है वह घटा 1 यानी कि ऋण 1 माना जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा प्रोटॉन। तो ई गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज एनोड किरणें, ठीक है, एनोड, ठीक है, एनोड किरणों या केनाल रे की सहायता से की थी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज की थी कैथोड किरण से, और प्रोटॉन की खोज की थी एनोड किरण से, ठीक है, या केनाल रे किरण से। तो प्रोटॉन को P+ से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन को P की घात धन से दर्शाया जाता है, ठीक है, यानी कि P की घात प्लस से दर्शाया जाता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश जो होता है वो जमा का 1 होता है, ठीक है, +1 इसका आवेश होता है। किसका? प्रोटॉन का। प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर दिया गया है 1 होता है, ठीक है, द्रव्यमान इकाई 1 होता है, और इसका आवेश जो होता है वह प्लस का 1 होता है, यानी कि धन 1 होता है। तो यह टॉपिक अध्याय के नाम पे ही है, परमाणु की संरचना। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य और अविनाशी था। जैसा कि हमने अध्याय 3 में पढ़ा था। अध्याय 3 में हमने पढ़ा था कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, मतलब उसे और भी अलग अलग भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन परमाणु अन्य कणों
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। तो जैसे ही ये पता चला कि परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज हुई, वैसे ही डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को गलत साबित कर दिया गया। तो दरअसल परमाणु जो होता है वो 3 अपरमाणु कणों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन को हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की खोज ने डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की धारणा को गलत साबित कर दिया। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में किस तरह से रहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है परमाणु में कैसे रहता है, यह समझाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मॉडल तैयार किया। यह समझाने के लिए कि परमाणु के अंदर जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहता है, ठीक है, यह समझाने के लिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे रहता है, उसके लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो जिसमें से सबसे पहले वैज्ञानिक थे जे टॉमसन। तो जे टॉमसन ने अपना सबसे पहला परमाणु संरचना से संबंधित पहला मॉडल प्रस्तुत किया। तो चलिए जे टॉमसन के परमाणु मॉडल को पढ़ते हैं और उसे आसानी से समझते हैं। टॉमसन का परमाणु मॉडल, टॉमसन का परमाणु मॉडल यानी कि जे टॉमसन का परमाणु मॉडल। जे टॉमसन ने कहा कि परमाणु धन आवेश गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। तो टॉमसन ने कहा कि परमाणु जो होता है वो धन आवेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं। तो उन्होंने एक तरबूज की सहायता से समझाया, ठीक है, यहाँ पर आपको चित्र में दिख रहा है। तो चलिए मैं इसी से आपको समझाता हूँ। तो मान लो कि एक तरबूज है, ठीक है, ये एक तरबूज है। तो तरबूज में जो ये बीज होता है, ये ठीक है, इसका जो बीज होता है इसे उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋण आवेश। और इसमें लाल लाल ये जो खाने वाले होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर लाल लाल नहीं है, पेंसिल से बनाया गया, आपके एनसीईआरटी किताब का इमेज है। तो तरबूज में जो लाल लाल वाला भाग होता है वो धन होता है, मतलब वो पूरा धन गोला होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से धंसा होता है, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिणाम में समान होते हैं, इसलिए परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होती हैं। तो टॉमसन ने दूसरा बिंदु दिया कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिणाम में बराबर होते हैं, मतलब जितना धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक भी होता है, ठीक है, जितना प्लस का होता है चार्ज उतना माइनस का भी चार्ज होता है, मतलब जितना धन का चार्ज होता है उतना ऋण का भी चार्ज होता है, जिसके कारण वे दोनों परिणाम में समान हो जाते हैं। तो परमाणु उदासीन, वैद्युतीय रूप से उदासीन होती है, अर्थात उसमें करंट नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के बारे में पहले उन्होंने कुछ अनुप्रयोग किए, फिर उस अनुप्रयोग से निष्कर्ष निकाला और फिर उन्होंने अपनी बिंदु दी, ठीक है। तो उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला है कि रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया। रदरफोर्ड ने क्या किया कि अपने प्रयोग के अनुसार उन्होंने अल्फा कण को तेज गति से, ठीक है, स्पीड से उन्होंने सोने की पन्नी पर टकराया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि ये बहुत पतली परत चाहते थे और सोने की वह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। सोने की पन्नी जो होती है वह सबसे ज़्यादा पतली की जाती है, उसीलिए उन्होंने सोने की पन्नी चुनी क्योंकि उन्हें सबसे पतली परत चाहिए था यह प्रयोग करने के लिए। तो सबसे पतली परत सोने की होती है और उसकी मोटाई कितनी होती है, लगभग 1000 परमाणुओं की इतनी, ठीक है। अल्फा कण द्वावेशित हीलियम कण होते हैं। अल्फा कण क्या होता है, द्वावेशित हीलियम कण, इसलिए वह धनावेशित होते हैं क्योंकि इनका द्रव्यमान 4u होता है। 4u यानी कि यूनिफाइड, आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था। अल्फा कण धनावेशित क्यों होता है, क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है वो 4u होता है, यानी कि हीलियम का द्रव्यमान होता है 4 यूनिफाइड, जिससे तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। इसके कारण तेज गति से चल रहे इस अल्फा कण में जो होती है पर्याप्त ऊर्जा होती है, ठीक है। तो दूसरा उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से सीधे निकल गए, ठीक है। वो जो नोट कर रहे थे उसके अनुसार उन्होंने पहला नोट तो आपको पता चल गया, ठीक है। उन्होंने तेज गति से अल्फा किरण को पन्नी पर टकराया, फिर उन्होंने देखा कि ज़्यादातर अल्फा कण जो था वो बिना मुड़े सीधा चला गया, उस पार से इस पार चला गया। फिर तीसरा, प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस लौट आया, ठीक है। कितनी अच्छी बात है, 12,000 कण डाले जिसमें से एक कण वापस लौट आया। तो परिणाम स्वरूप रदरफोर्ड के निष्कर्ष, तो इसके परिणाम स्वरूप रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना मुड़े सोने की पन्नी से बाहर निकल गए। उन्होंने कहा कि परमाणु में ज़्यादातर भाग जो होता है वो खाली है, क्यों, क्योंकि उन्होंने अल्फा कण डाला तो ज़्यादातर कण थे वो सीधा बाहर निकल गए, यानी कि जब किरण पास होगी
सीधा इस पार से उस पार चला गया सोने की पन्नी से। तो उन्होंने कहा कि परमाणु में ज़्यादातर भाग जो होता है वह खाली होता है। फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे कम पन्नी नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पर होगा पन्नी, ठीक है। तो यहाँ पर कम पन्नी नहीं होगा, यहाँ पे पन्नी होगा। तो कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कणों में विक्षेपित हुए, ठीक है। तो कुछ अल्फा कण जो था वो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे रूप में विक्षेपित हुआ, 80 डिग्री 30 डिग्री इस प्रकार से विक्षेपित हुआ। इसे इमेज की सहायता से मैं समझाऊंगा, ठीक है। इस प्रकार से विक्षेपित यानी कि वो लौट के आ गए घूम के, वो बाहर नहीं गया और लौट के दोबारा पीछे ही आ गया। जैसे आप दीवार पे टॉर्च डालते हो तो दोबारा घूम के आ जाता है ना, लौट के वापस, उसी प्रकार से। तीसरा, प्रत्येक 12,000 कणों में से एक कण वापस आ गया। तो यहाँ पर इस इमेज की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर जो ये आपको ये गोला गोला सा दिख रहा है, इतने बड़े बड़े गोले, ये जो है ये है परमाणु। किसके परमाणु? सोने की पन्नी की परमाणु है, ठीक है। और फिर इस पे जो ये सीधी लंबी लंबी लाइन जा रही है, ये है अल्फा के कण। तो उन्होंने बहुत सारे अल्फा कण डाला। तो देखो ज़्यादातर अल्फा कण जो है वो सीधे सीधे जा रहे हैं। देखो ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, ये भी सीधा, और ये थोड़ा सा इधर गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से लगभग सभी कण पार हो गए। लेकिन ये कुछ कण जो है देखो, ये इधर से गया और इधर घूम के आ गया, यहाँ से सीधे डाला उधर घूम के आ गया, 80 डिग्री 30 डिग्री जितने भी डिग्री पे है घूम करके आ गए। लेकिन ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इस वाले जगह पे कुछ दिख रहा है। यहाँ पर देखो एक कण जैसे ही गया वैसे ही वापस आ गया, ये वाली यूँ गया यूँ आ गया, है ना। तो उसे 12,000 कणों में से एक कण जो था ये वापस आ गया। तो इतने सारे प्रयोग और उसके निष्कर्ष के बाद रदरफोर्ड द्वारा निकाला गया परिणाम। तो उन्होंने अब क्या कहा? तो रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली हैं क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने के पन्नी से बाहर निकल गए, ठीक है। रदरफोर्ड ने कहा कि परमाणु के भीतर यानी कि परमाणु के अंदर ज़्यादातर भाग खाली हैं क्योंकि अल्फा कण जो है बिना विक्षेपित हुए यानी कि बिना टकरा करके वापस आए ही सीधा बाहर निकल गया। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होते हैं। यहाँ पे परमाणु नहीं होगा, यहाँ पे परमाणु होगा। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो रही है, सो सॉरी। तो परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम होता है। उन्होंने देखा कि बहुत कम कण जो था वो मार्ग से विक्षेपित हुआ। कोई 80 डिग्री, कोई 30 डिग्री, कोई 20 डिग्री, ऐसे बहुत कम था वो विक्षेपित हुआ यानी कि दोबारा लौट के आया। तो उन्होंने इससे यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु में धनावेशी जो होता है यानी कि प्रोटॉन वो कम होता है, बहुत कम होता है। फिर इन सभी आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष, ठीक है। तो इन सभी आंकड़ों के आधार पर रदरफोर्ड का अपना एक बिंदु बनाया और वह दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं वह बिंदु हैं। तो उन्होंने यहाँ पर पहला बिंदु दिया गया है कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी होती है। यहाँ पर नाभिक की तुलना की जा रही है कि एक परमाणु है, ठीक है। तो इसके अंदर होता है नाभिक। तो नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु के आकार से 10⁵ गुना छोटी होती है। पहला बिंदु है कि परमाणु का केंद्र धनावेशित तो होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ये नाभिक की परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्र जो होता है, ठीक है, केंद्र यानी कि नाभिक, वो धनावेशित होता है, ठीक है, इसीलिए इसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान इसके नाभिक में होता है। एक परमाणु है, ठीक है, ये पूरा परमाणु, तो इसका पूरा द्रव्यमान जो है, टोटल द्रव्यमान, वह उसके नाभिक में होता है। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वह नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं। अब वर्तुलाकार कैसे होता है? इस प्रकार से, ऐसे ऐसे। हिप्नोटाइटिस जो होता है ना, सेम इसी प्रकार से, ऐसे ऐसे, ये वर्तुलाकार है, ठीक है। तीसरा बिंदु उन्होंने कहा कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। अब सिंपल है, आप भी सिंपली जान सकते हो कि जब ये इसकी नाभिक है यानी कि बीच में इसके अंदर है कोई चीज़ है, उसके अंदर कोई चीज़ रहेगी तो वह छोटी ही होगी, आप सभी को पता है। तो उसी प्रकार उन्होंने यह तीसरा बिंदु दिया कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है। फिर रदरफोर्ड ने जो अपने परमाणु में कुछ निष्कर्ष निकाले
वो निष्कर्ष की कमियाँ, ठीक है, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की कमियाँ। तो इनकी कमियाँ देख लेते हैं। तो रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं, किंतु आवेशित होने के कारण ये कण अपनी ऊर्जा निरंतर खोते रहते हैं, जिसके कारण वह अत्यंत नाभिक में प्रवेश कर परमाणु को अस्थिर बनाते हैं। तो आप इन्हें रहने दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप नोट्स कर सकते हो, अगर नोट्स के लिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ आप इन्हें नोट्स कर लो, ये बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर रदरफोर्ड जो बताए थे, उन्होंने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं, यानी कि कुछ इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं। तो वह चक्कर लगाते लगातार चक्कर लगाते हैं, तो लगाते लगाते वह इसके केंद्र में यानी कि बीच में चला जाता है, नाभिक के पास चला जाता है। तो ये चक्कर लगाते लगाते नाभिक के पास चला गया। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमाणु अस्थिर है। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि परमाणु अस्थिर है, लेकिन आप सभी जानते हो कि परमाणु अस्थिर नहीं है, परमाणु जो है वह स्थिर है, ठीक है। तो यहीं पर इनकी थ्योरी यानी कि सिद्धांत हो गया गलत, परमाणु का मॉडल ये हो गया गलत। तो यह रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सबसे बड़ी कमी थी, जिसे रदरफोर्ड समझा नहीं पाया, और इसके परमाणु मॉडल को जो फेल किया वह किया नील्स बोर ने। तो ये समझाने में असफल रहा, तो यह बताया था नील्स बोर ने। तो ये जो था इसके परिचय वाले वीडियो में बता दिया गया था, इनके मॉडल के बारे में कुछ कुछ बेसिक सी नॉलेज दे दी गई थी। तो वह वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, नहीं तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल, ठीक है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करते हुए नील्स बोर की परमाणु संरचना के बारे में अवधारणाएं। तो रदरफोर्ड के जो परमाणु मॉडल में कमी थी, उस कमी को दूर किया नील्स बोर ने, और नील्स बोर ने अपनी कुछ विचारें दी। पहला बिंदु उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन की विविक्त कक्षा कहते हैं। विविक्त कक्षा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षा में। उन्होंने क्या बोला था कि ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है, तो यह तो थ्योरी गलत हो गई रदरफोर्ड की। उन्होंने कहा था वर्तुलाकार में चक्कर लगाते हैं, तो वह थ्योरी है गई गलत। तो इसी थ्योरी को सही मतलब समझाते हुए नील्स बोर ने कहा कि परमाणु जो होता है वो एक निश्चित कक्ष में चक्कर लगाते हैं, अर्थात कुछ इस प्रकार इसके कक्ष होते हैं ऐसे, और इस कक्ष में वे चक्कर लगाते हैं, और इस कक्ष को कहते हैं विविक्त कक्ष, ठीक है, विविक्त कक्षा। दूसरा बिंदु उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस विविक्त कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है। उन्होंने कहा जब इलेक्ट्रॉन जो होता है उस विविक्त कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उसके ऊर्जा का विकिरण नहीं होता है, अर्थात परमाणु जो है वह स्थिर है। तो यहाँ पर नील्स बोर ने जो परमाणु मॉडल बनाया था वह देख लेते कि किस प्रकार का था। तो इससे पहले इन कक्षाओं या कोषों को ऊर्जा स्तर कहते हैं। ये जो आपको कक्षा दिख रही है, ठीक है, उन्होंने जो ऐसे ऐसे ये जो बना रखा है, ठीक है, ये सब जो बना रखा है, उस कक्ष को उन्होंने कहा, उन कोषों को उन्होंने कहा ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो दूसरी बिंदु है कि यह कक्षाएं या कोष KLMN या संख्या 1, 2, 3, 4 इत्यादि के द्वारा दिखाए गए। ये जो आपको कोशें दिख रही है ये, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो इन्हें संख्या KLMN या फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे दर्शाया गया। तो यहाँ पर देखो ये बीच में जो ये गड्ढा गड्ढा सा दिख रहा है इसे बोला जाता है नाभिक। फिर से ऊपर जो ये है उसे कक्ष K कहते हैं, जिसे 1 से भी दर्शाते हैं। फिर उससे कक्ष L, कक्ष M, कक्ष N, ठीक है। इस प्रकार से ये है किसका परमाणु मॉडल? नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो बाद में जाकर के नील्स बोर के परमाणु मॉडल को भी फेल करके इससे भी बेटर बताया गया। सो आप इन्हें अगली क्लास में पढ़ोगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद में आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और एवं अन्य आने वाली वीडियो यानी कि उससे आगे जो वीडियो आएगी भाग 2, 3, 4, 5, तो वह वीडियो की सूचना सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसी वीडियो अपलोड होगा आपको सूचना मिल जाएगा सबसे पहले। तो उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना पड़ेगा सूचना मिलने के लिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना मत भूलना। सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।